नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास आशीष नौटियाल की एक बहुत ही कमाल की कहानी है जो ऊपर से देखने में तो सीधी सादी लगती है, पर इसकी परतें बहुत गहरी हैं। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है त्रिभुवन प्रसाद जी, एक ऐसे इंसान जो अपने उसूलों को, अपने सामाजिक लोकाचार को मतलब शायद अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं। और कहानी शुरू होती है पूस महीने की एक कड़कड़ाती ठंड और बारिश वाली रात से। त्रिभुवन जी अपनी बेटी के घर से लौट रहे हैं और यहीं पहला सवाल उठता है कि इतनी खराब मौसम में वो अपनी बेटी के घर रुके क्यों नहीं? क्योंकि उनके हिसाब से बेटी के घर का पानी तक हराम था। हाँ बिल्कुल, ये एक लाइन सुनकर ही लगता है कि ये आदमी ये अपने उसूलों से टस से मस नहीं हो सकता। पर क्या वाकई कोई इतना कठोर हो सकता है कि अपनी जान मुश्किल में डाल दे पर अपने नियम ना तोड़े? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल है। बाहर से देखने पर त्रिभुवन जी एक पत्थर की तरह मजबूत लगते हैं, पर लेखक हमें यही दिखाने वाले हैं कि जब शरीर की जरूरतें जैसे भूख है, ठंड से बचने की चाहत, जब ये दरवाज़ा खटखटाती हैं तो सबसे मजबूत उसूलों की दीवारों में भी दरारें पड़ने लगती हैं। अच्छा, तो ये कहानी एक व्यक्ति की यात्रा से कहीं ज्यादा है। ये इस बात की पड़ताल है कि हमारे सिद्धांत असल में कितने मजबूत हैं। तो चलिए इसी टकराव को समझने के लिए त्रिभुवन जी के साथ इस सफर पर चलते हैं। लेखक ने जो माहौल का चित्र खींचा है वो कमाल का है। लगातार बारिश, हल्का कोहरा और ऐसी ठंड जो हड्डियों तक पहुंच रही हो। और इस माहौल में त्रिभुवन जी का हुलिया भी उनके व्यक्तित्व से मेल खाता है। सर पर गांधी टोपी, माथे पर तिलक, धोती कुर्ता, ऊन की जैकेट, हाथ में छाता, एक चलती फिरती परंपरा की तस्वीर है ना? हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि लेखक ने जो बाहरी वातावरण बनाया है वो असल में त्रिभुवन जी के मन के अंदर जो उथल-पुथल चल रही है उसी का आईना है। जो तूफान बाहर है वही तूफान उनके अंदर भी उठने वाला है। उनका अपनी बेटी के घर न रुकने का फैसला, ये जानते हुए भी कि उनकी समधन ने कितना आग्रह किया था, ये हमें बताता है कि वो परंपरा को लेकर कितने समर्पित हैं, या कह सकते हैं कि कितने कट्टर हैं। सही बात है। और ये जानना जरूरी है क्योंकि यही कट्टरता अब उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। और वो परीक्षा वो बहुत ही अप्रत्याशित ढंग से उनके सामने आती है। वो कई किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, ठंड से उनके दांत किटकिटा रहे हैं, शरीर कांप रहा है और भूख भी अब तेजी से बढ़ रही है। मतलब शक्ति खत्म हो रही है। हाँ, उन्हें लगता है कि अब शायद वो और नहीं चल पाएंगे। तभी उन्हें एक आदमी अपने बैलों के साथ आता हुआ दिखता है। एक उम्मीद जगती है। वो उससे पूछते हैं कि आसपास कोई चाय की दुकान या कोई रुकने की जगह है। हाँ, और आदमी उन्हें बताता है कि यहाँ से एक पगडंडी नीचे उतरती है जिस पर आगे एक चाय की दुकान है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती है। क्या कहता है वो? वो कहता है, पर वो दुकान आपके काम की नहीं, क्योंकि वो एक हरिजन की दुकान है और आप ठहरे ब्राह्मण। ओह, सोचिए उस एक पल में त्रिभुवन जी पर क्या बीती होगी। एक तरफ भूख और ठंड से जाती हुई जान और दूसरी तरफ वो सामाजिक और धार्मिक विश्वास जिन्हें वो जीवन भर ढोते आए हैं। बिल्कुल। और उस आदमी की ये चेतावनी सिर्फ एक जानकारी नहीं थी। नहीं, वो एक तरह से समाज की आवाज थी जो उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिला रही थी। सही कहा। वो आदमी यहाँ सिर्फ एक राहगीर नहीं है, वो समाज का एक तरह से पहरेदार है। हाँ, वो नियम बता नहीं रहा, नियम याद दिला रहा है। और यही हम त्रिभुवन जी के उसूलों में पहली दरार देखते हैं। अच्छा, कैसे? कुछ नहीं खाऊंगा, पर कम से कम बारिश के थमने तक रुक जाऊंगा। मतलब सिद्धांत अभी भी जिंदा है, पर जरूरतें उन्हें थोड़ा झुकाने में कामयाब हो गई हैं। तो एक बीच का रास्ता निकाल रहे हैं वो। हाँ, ये उनके मन में चल रहे द्वंद्व का पहला चरण है। तो इसी आधे अधूरे मन से वो उस पगडंडी पर उतर जाते हैं। दूर से उन्हें दुकान से उठता हुआ धुआं दिखता है और फिर उन तक पहुंचती है चूल्हे पर तलते हुए पकौड़ों की खुशबू। और लेखक लिखते हैं कि ये खुशबू वनाग्नि की तरह उनके तन मन में फैल गई। मतलब अब तक जो छोटी मोटी भूख थी वो एक झटके में आग बन गई। और ये आग उनके सारे तर्कों को जलाने वाली थी। वो दुकान पहुंचते हैं जहां एक अधेड़ उम्र का दुकानदार पकौड़े बना रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं, बस गर्दन झुकाकर एक मौन अभिवादन होता है। दुकानदार त्रिभुवन जी का हुलिया देखकर ही समझ जाता है कि उसकी दुकान में कौन आया है। मुझे इस कहानी में जो हिस्सा सबसे ज्यादा पकड़ता है वो अब आता है। हाँ। क्योंकि
अब लड़ाई सिर्फ त्रिभुवन जी के अंदर नहीं है, उस दुकानदार के मन में भी एक संघर्ष शुरू हो चुका है। बिल्कुल। उस एक छोटी सी गर्म दुकान के अंदर दो दुनिया टकराने वाली थी। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, क्योंकि लेखक हमें दोनों किरदारों के दिमाग के अंदर ले जाता है। चलिए पहले त्रिभुवन जी की बात करते हैं। ठीक है। उनके साथ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो रही है, जिससे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस? हाँ। ये क्या होता है? ये तब होता है जब हमारे दो विचार या हमारा एक विश्वास और हमारा एक काम आपस में टकराते हैं। अच्छा। जैसे त्रिभुवन जी का विश्वास है, मैं एक दलित के हाथ का नहीं खाता, और उनकी जरूरत या इच्छा है, मुझे ये गर्मा गर्म पकोड़े खाने हैं। ये दोनों बातें तो एक साथ सच नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। और इस टकराव से दिमाग में एक बेचैनी, एक तनाव पैदा होता है, और इस तनाव को कम करने के लिए हमारा दिमाग या तो अपना व्यवहार बदलता है या फिर अपने विश्वास को सही ठहराने के लिए नए नए तर्क गढ़ता है। ठीक यही होता है। अच्छा, तो वो अपने मन को ही मनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। त्रिभुवन जी पकौड़े खाने का फैसला तो कर चुके हैं, अब उनका दिमाग इस फैसले को सही साबित करने के लिए बहाने खोज रहा है। और वो बहाने भी क्या हैं? हाँ, और वो भी कितने ऊंचे स्तर के हैं। पहले उनके मन में राम और शबरी का प्रसंग आता है। वो सोचते हैं, जब प्रभु राम बिना भेदभाव के शबरी के झूठे फल खा सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं? वाह, मतलब अपनी भूख को जायज ठहराने के लिए सीधा भगवान का सहारा ले लिया। और वो यही नहीं रुकते, फिर वो कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था को सही ठहराते हैं। अच्छा। और सोचते हैं कि ये आदमी तो खाना बनाकर लोगों को खिला रहा है, ये तो पुण्य का काम है, तो इसमें छुआछूत कैसी? और अंत में जब सारे तर्क कमजोर पड़ने लगते हैं, तो वो सबसे बड़ा दार्शनिक हथियार निकालते हैं, शंकराचार्य का अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में अगर समझाएं तो? अद्वैतवाद यानी वो दर्शन जो कहता है कि असल में इस दुनिया में कोई भेदभाव है ही नहीं। अच्छा। सब कुछ एक ही परम चेतना, एक ही ब्रह्म का रूप है। मैं, तुम, ये दुकानदार, हम सब एक ही हैं। सोचिए, कितनी ऊंची फिलॉसफी है। और त्रिभुवन जी उसे अपनी पकौड़े खाने की इच्छा को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मन में कहते, ब्रह्म तो सब में विद्यमान है, हम दोनों में तो कोई भेद ही नहीं है। ये तो हम सब करते हैं, बस हमारा स्तर शायद पकौड़ों तक नहीं, चॉकलेट केक तक होता है। बिल्कुल। आज बहुत स्ट्रेस वाला दिन था, एक पीस तो बनता है। ये भी तो हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक दर्शन ही है। सही बात है। पर कहानी की खूबी ये है कि ठीक इसी समय उस दुकानदार के मन में भी एक कॉग्निटिव डिसोनेंस चल रहा है। उसके मन में भी? हाँ, उसका विश्वास है कि एक पंडित मेरी दुकान पर नहीं खाएगा, मुझे उसे पूछना भी नहीं चाहिए। पर उसकी जरूरत है कि सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया, मुझे अपना सामान बेचना है। हाँ, और वो ये भी तो सोचता है कि उसकी दुकान पर पहले भी ब्राह्मण आए हैं, पर वो सब पैंट जीन्स वाले ब्राह्मण थे, ये तो धोती पहने पंडित जी हैं। क्या लाइन है वो! हाँ, ये लाइन समाज पर कितनी सटीक टिप्पणी है। बिल्कुल, कि कैसे आधुनिकता ने जाति के कुछ बाहरी नियमों को तो तोड़ा है, पर जो परंपरा का प्रतीक है, उसके लिए नियम अब भी वही है। और फिर उसकी आर्थिक मजबूरी उस पर हावी होती है। वो सोचता है, बच्चों को पालूंगा कैसे? और उसका मन भी अपने लिए एक तर्क गढ़ता है। बाजार में आ जाने पर कोई जाति धर्म नहीं होता, बस एक ग्राहक होता है, एक विक्रेता। ये बाजार का दर्शन है। हाँ, और वो भी अपनी मदद के लिए गीता का सहारा लेता है। कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। मेरा कर्म है बेचना, मैं वही करूंगा, चाहे ग्राहक कोई भी हो। तो उस एक पल में उस दुकान के अंदर दो लोग, दो अलग अलग वजहों से अपने अपने सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। हाँ। दोनों ने धर्म और दर्शन का सहारा लेकर अपने मन में लोकाचार को हरा दिया है। ऐसा लगता है कि बस अब एक छोटी सी क्रांति होने ही वाली थी, पर हुई नहीं। क्योंकि जैसे ही दुकानदार हिम्मत करके कुछ पूछने वाला होता है और त्रिभुवन जी अपने दार्शनिक तर्कों से लैस होकर पकौड़े मांगने ही वाले थे कि बाहर से एक तीसरी आवाज आती है। हाँ, पंडित जी नमस्कार, आप यहाँ? और ये आवाज सब कुछ बदल देती है। सामने उनके ही पास के गांव के पंडित उमाशंकर खड़े थे। त्रिभुवन जी उन्हें देखकर ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे चोरी करते हुए पकड़े गए हों। वो तुरंत जवाब देते हैं, अरे उमाशंकर तुम, मैं तो लड़की को उसके घर छोड़कर आ रहा था, बस बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। वो भूख, वो पकौड़ों की खुशबू, राम और शबरी, अद्वैतवाद का महान दर्शन, सब एक पल में हवा हो गया। लेखक की एक लाइन है जो इस पूरे सीन को बयां कर देती है। लोकाचार हारी हुई बाजी फिर जीत गया था। वाह! यहाँ उमाशंकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो समाज की हजारों आंखों का प्रतीक है। वो प्रहरी है
जो ये पक्का करता है कि कोई भी तय नियमों से बाहर न जाए। सही। उसकी मौजूदगी ही त्रिभुवन जी को वापस उनकी सामाजिक भूमिका में खींच लाने के लिए काफी थी। और जो द्वंद्व इतनी देर से उनके मन में चल रहा था वो एक पल में खत्म हो गया। खत्म हो गया। इससे सामाजिक दबाव की ताकत का अंदाजा लगता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि त्रिभुवन जी का मन, जो अभी अभी सब में एक ही ब्रह्म है जैसी ऊंची बातें सोच रहा था, अब उसी मन में उमाशंकर को गालियां दे रहा है कि ये कहाँ से टपक पड़ा। ये मानवीय मनोविज्ञान का एक बेहतरीन चित्रण है। ये दिखाता है कि हमारे तर्क और दर्शन कितने खोखले हो सकते हैं। वो तर्क सिर्फ अपने लिए थे, अपने मन को समझाने के लिए। जैसे ही समाज का एक प्रतिनिधि सामने आया, वो सारे तर्क ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इसके बाद कहानी तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ती है। बारिश रुक जाती है। त्रिभुवन जी और उमाशंकर दोनों अपनी अपनी सामाजिक खाल ओढ़कर साथ साथ अपने गांव की ओर चल देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन लेखक हमें और आपको उस दुकान में ही छोड़ जाता है, जहां अब सिर्फ 2 किरदार बचे हैं। हाँ, कहानी में लिखा है, दुकान में बस ठगे से 2 ही रह गए, एक वो आदमी और एक त्रिभुवन जी का मन। ये लाइन दिल पर लगती है। त्रिभुवन जी का शरीर तो चला गया, पर उनका मन, उनकी वो इच्छा, वो छोटी सी क्रांति की चाहत वहीं उस दुकान में उस दुकानदार के साथ ठगी सी खड़ी रह गई। और कहानी की अंतिम पंक्ति है, और सामाजिक लोकाचार जीत की खुशी में फिर हंस रहा था। एक बहुत ही सर्द और निराशाजनक अंत। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस लड़ाई में कोई इंसान नहीं जीता, ना त्रिभुवन जी, ना दुकानदार, ना ही उमाशंकर। जीत एक अमूर्त व्यवस्था लोकाचार की हुई। हाँ, वो सामाजिक नियम जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, एक बार फिर एक व्यक्ति की जरूरत और एक मानवीय जुड़ाव की संभावना पर हावी हो गए। और दुकानदार और त्रिभुवन का मन दोनों ठगे रह गए। दोनों ने अपने अपने स्तर पर एक छोटा सा विद्रोह करने की कोशिश की थी, लेकिन समाज का डर उस विद्रोह से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे त्रिभुवन प्रसाद जी की ये कहानी परंपरा, जरूरत और सामाजिक दबाव के बीच के तनाव को परत दर परत खोलती है। हमने कॉग्निटिव डिसोनेंस जैसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को भी समझा कि कैसे हमारा मन अपनी इच्छाओं को सही ठहराने के लिए बड़े बड़े दर्शन गढ़ लेता है। और हमने ये भी देखा कि ये गढ़े हुए तर्क और दर्शन अक्सर कितने नाजुक होते हैं। हाँ, समाज के एक प्रतिनिधि की सिर्फ एक नजर ही उन्हें ढाने के लिए काफी होती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिन विश्वासों को हम अपना मानते हैं वो वाकई कितने हमारे हैं और कितने समाज द्वारा हमें पहनाए गए हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। ये कहानी हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। हमारे अपने जीवन में कितनी बार एक उमाशंकर प्रकट होता है। ये कोई सहकर्मी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, या बस समाज क्या कहेगा इसका एक अनकहा डर। और ये उमाशंकर हमें उस फैसले से पीछे हटने पर मजबूर कर देता है जिसे हम अपने मन में अपने तर्कों से पहले ही सही ठहरा चुके होते हैं। उस क्षण में जब हम अपनी जरूरत और अपनी समझ का छोड़कर लोकाचार का हाथ थाम लेते हैं, तो वास्तव में कौन जीतता है? और हमारे अंदर का कौन सा हिस्सा हमेशा के लिए ठगा सा रह जाता है?